नमस्ते पेरेंट्स। आज अभी दूसरा हम सीरीज में का इंफॉर्मेटिव सीरीज का दूसरा डिजीज हम लेंगे, जो कि है एपिलेप्सी यानी मिर्गी, या जिसको हम बोलते हैं झटके। तो ये एक मेजर एसोसिएटेड सिम्टम्स है या एसोसिएटेड कंडीशन हम बोल सकते हैं इसको। बहुत बार ये स्पेशल बच्चों में, स्पेशल नीड बच्चों में पाई जाती है। उनको एपिलेप्सी या मिर्गी के झटके या सीजर्स ये आते रहते हैं। किसी को बचपन से रहते हैं या जन्मता ही रहते हैं, स्टार्ट हो जाता है एपिलेप्सी का, या तो फिर थोड़े दिन बाद यानी थोड़ा 1-2 साल होने के बाद या 4 साल होने के बाद अचानक से झटके आते हैं। पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या है, हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सब के लिए मैं आज आपको एपिलेप्सी यानी सीजर्स, एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं उसके बारे में, एपिलेप्सी के बारे में बताना चाहूँगी, उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगी। तो मेजरली एपिलेप्सी ये क्या है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल हम किसको कहते हैं? जो ब्रेन से रिलेटेड है उसको, उस डिसऑर्डर का हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। मेनली ब्रेन डैमेज या फिर ब्रेन को ऑक्सीजन की कमतरता या स्ट्रोक या हाई फीवर, ऐसे कुछ कारणवश ये सब एपिलेप्सी स्टार्ट हो सकती है। और इसमें हेरिडिटी का भी मेजर रोल है। अगर हेरिडिटी में भी किसी को पहले ऐसा सब हुआ था तो उनको भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये एपिलेप्सी है। और इसका मेजर, एपिलेप्सी का मेजर जो पार्ट है वो है सीजर्स। तो सीजर्स यानी क्या? ये झटके आना, जो हम देखते हैं बच्चों को, आकड़ी आ गई या झटका आ गया या मिर्गी आ गई, उसके आने बहुत सारे वर्ड्स है ये जो हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ये इसमें उसका मेजर लक्षण जो है वो है सीजर्स। सीजर के भी बहुत से प्रकार होते हैं। मेनली 2 टाइप जो हम मेडिकल लैंग्वेज में जो हम देखा जाता है कि टाइप्स ऑफ सीजर्स, वो मेजरली 2 इसमें कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरलाइज सीजर्स एंड सेकंड वन इज पार्शियल ऑफ फोकल सीजर्स। तो ये 2 इसमें उसका क्लासिफिकेशन होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि बच्चे को कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, इस हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन हर बार किया जाता है। तो जैसे जनरलाइज और इसके बारे में, हम फोकल के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिगर पॉइंट्स इसके क्या होते हैं। कि ट्रिगर पॉइंट यानी कि बच्चे को कब ये हो सकता है एपिलेप्सी, या तो फिर उसको कब झटके आ सकते हैं, एपिलेप्सी के झटके कब आ सकते हैं, वो जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो अगर आपने कंट्रोल किए तो शायद ये कम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला होता है कि हाई फीवर, यानी बच्चे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई फीवर है और वो गोली से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर ब्रेन तक वो हाई फीवर गया तो फिर बच्चे को एपिलेप्टिक सीजर्स आ सकते हैं। देन हेड इंजुरी और हेड ट्रामा, हेड को कुछ इंजुरी हुई है, कुछ दुखापत हुई है, कुछ हेड इंजुरी हुई, या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ गया है अचानक से, तो ये दोनों केसेस में भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एपिलेप्टिक सीजर्स आने के। देन वेरी लो ब्लड शुगर, किसी किसी को यानी एडल्ट्स में भी ये सब देखा जा सकता है। अचानक से ब्लड शुगर कम हो गई है उनकी, और या फिर लो बीपी हो गया, ब्लड शुगर कम हो गई अचानक से, तो इसमें भी हाई रिस्क होती है कि एपिलेप्टिक सीजर्स आने की। देन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, यानी अगर एडल्ट है, यंग एडल्ट है और उनको कुछ गिव अप करना है, उनका अल्कोहलिज्म या फिर टोबैको च्यूइंग वो गिव अप करना है, तो जब वो गिव अप करते हैं, वो व्यसन छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उसमें ट्रेमर्स वगैरह होता है। तो उसी के साथ विड्रॉल में ये भी देखा जाता है कि उनको झटके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब उसके हमने अभी रीजंस या ट्रिगर पॉइंट्स देखे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेजर कारण यही है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और एबनॉर्मलिटी ब्रेन में ये है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऐसे सब वक्त में भी बच्चे को एपिलेप्सी हो सकती है या फिर एपिलेप्टिक सीजर्स आ सकते हैं। तो अभी ये सब हमने देखा। अभी मेजरली इसके ब्रॉड सिम्टम्स हम देखेंगे, जो मैंने जब भी बोला था कि 2 इसमें इसका कैटेगराइजेशन होता है। वन इज जनरलाइज सीजर्स एंड सेकंड इज
फोकल और पार्शियल सीजर। तो जनरलाइज में ज्यादातर क्या होता है कि इसमें होल ब्रेन अफेक्ट होता है। जनरलाइज सीजर्स ये जो टाइप है इसमें होल ब्रेन अफेक्ट होता है। तो इसके 6 सब पार्ट्स होते हैं। उसमें होता है पहला कि अब्सेंस सीजर। अब्सेंस सीजर यानी एकदम ऐसा बच्चा गिरता नहीं है, उसको थोड़ा सा वो ऐसा स्टेयर करता है 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन थोड़ा सा तब उसको अराउंडिंग, आप उसके आसपास क्या चालू है, उसके सराउंडिंग में क्या चालू है, ये अवेयरनेस नहीं रहता है। तो ये होता है अब्सेंस सीजर। देन टोनिक क्लोनिक सीजर, इसमें मसल स्टिफनेस होता है। देन थर्ड वन इज अटोनिक सीजर। अटोनिक सीजर में मसल कंट्रोल चला जाता है। देन फोर्थ इज क्लोनिक सीजर्स। क्लोनिक सीजर्स में भी रिपीटेटिव कुछ एक्शन करता है या फिर उसको ऐसे झटके आते, बॉडी ऐसी 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 उड़ने लगती है, जर्क बैठते हैं। जैसा हमको किसी ने धक्का मारा तो कैसे बॉडी को जर्क बैठते हैं, वैसे जर्क्स बैठते हैं। और नेक, आर्म्स, फेस, इसके भी मसल मूवमेंट एकदम से जर्की हो जाते हैं। देन फिफ्थ वन इज माइक्लोनिक सीजर्स। माइक्लोनिक सीजर्स में भी बच्चा थोड़ा सा उसके आर्म्स, लेग्स, ये सब वो थोड़ा अफेक्ट होता है, ये उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। और सिक्स्थ वन इज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर में टोनिक और क्लोनिक जो अभी मैंने बताया, उस दोनों के कंबाइंड सीजर्स अपने को देखने को इसमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज पार्शियल सीजर्स और फोकल सीजर। इसके भी 2 पार्ट में कैटेगराइजेशन किया जाता है। वन इज सिंपल पार्शियल एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल। तो सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि इसमें सब बच्चे को कॉन्शियसनेस उसका लॉस नहीं होता है, थोड़ा सा वो अवेयर रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। और उसमें सिम्टम्स ज्यादातर ये दिखते हैं कि बच्चे का टेस्ट, स्मेल, साइट, ये सब थोड़ा सा थोड़े सेकंड के लिए चला जाता है इसका सेंस। फिर डेजीनेस, यानी अपने को जैसा बहुत चक्कर आ रहा है या एकदम सर घुमा जैसा लग रहा है, वो डेजीनेस, या नींद पूरी नहीं हुई तो कैसा डेजीनेस आता है, वैसा डेजीनेस इसमें थोड़े सेकंड के लिए आता है। फिर टिंगलिंग सेंसेशन आता है या ट्विचिंग सेंसेशन बच्चे को लिम्स में आता है। तो ये सिंपल पार्शियल में आता है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स में बच्चे को अवेयरनेस नहीं रहता है, यानी लॉस ऑफ अवेयरनेस इसमें देखा जाता है। और उसको एकदम से उसके सब बॉडी में जग बैठते हैं, फिर वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी आपने उसको उस सेकंड में, उस वक्त पे कुछ क्या हो रहा है उसको कुछ आपने पुकारा उसका नाम, फिर भी वो कुछ भी रिस्पॉन्स आपको करेगा नहीं। अनरिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़ जाता है बच्चे में। और फिर उसके मसल भी बहुत ज्यादा टाइटनेस उसमें आ जाता है। तो ये सब अभी हमने कैटेगराइजेशन देखा है सीजर्स के बारे में। अभी हम मेजर ट्रिगर पॉइंट्स देखेंगे कि रेगुलर में बच्चे को एपिलेप्सी है और उसका दवाई भी चालू है, लेकिन कभी कभी अचानक से पेरेंट्स करते हैं रिपोर्ट की अभी तक अच्छा था और अचानक उसके सीजर्स बढ़ गए हैं या झटके बढ़ गए हैं, उसका क्या रीजन है। तो ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं हमारे घर उसके साथ। तो वो ट्रिगर पॉइंट्स अगर आपने अवॉइड किए तो फिर उसकी सीजर्स की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में रह सकती है। ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स यानी फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्लीप। उसको सफिशिएंट स्लीप नहीं मिली, दोपहर का एक हाथ 2 घंटा, रात का 8 घंटा, तो ऐसा साउंड स्लीप, उसको अच्छे से रेस्ट साउंड स्लीप उसकी नहीं हुई तो फिर सीजर्स का प्रमाण बढ़ सकता है। इसलिए फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। देन सेकंड इज इलनेस और फीवर। उसको कुछ बहुत दिनों से कुछ वो बीमार है या हाई फीवर है, वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त भी उसके सीजर्स बढ़ सकते हैं। फिर स्ट्रेस, उसको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या और किसी चीज का डर या किसी चीज का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के कारण भी उसके सीजर्स बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्राइट लाइट्स, फ्लैशिंग लाइट्स या बहुत बड़ा आवाज। किसी कार्यक्रम में या किसी फंक्शन में गए, वहाँ बहुत फ्लैशी लाइट्स होते हैं, रोटेट लाइट्स होते हैं, बहुत बड़ा साउंड सिस्टम होता है, तो ये सब के कारण भी उसको वो सहन नहीं होता और उसके सीजर्स बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज उसको स्कीपिंग मील्स और ओवर ईटिंग, यानी उसने टाइम पे खाना नहीं खाया, टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट
मील लेना, डिनर लेना, ये सब टाइम टू टाइम नहीं हुआ, वो स्किप हुए टाइमिंग्स, या फिर एक आध दिन उसने कुछ खाया ही नहीं है पसंद नहीं करके, या ज्यादा पसंद है उसने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, तो ऐसे केसेस में भी सीजर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। देन स्किपिंग ऑफ डोसेस, दवाई के जो डोसेस दिए हैं डॉक्टर ने वो अगर स्किप हो गए, यानी सुबह शाम एक एक गोली लेना है तो 2 दिन सुबह की गोली ली ही नहीं, जाने दो आज नहीं लेता मेरे को अच्छा लग रहा है, या फिर पेरेंट्स कहीं बाहर गाँव गए, गोली लाना भूल गए, 2 दिन दी नहीं उन्होंने, सुबह की भी नहीं शाम की नहीं, यानी वो डोसेस उनके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, तो उस वजह से भी, या स्किप हो गए डोसेस, तो उस वजह से भी सीजर्स बढ़ सकते हैं। तो ये मेनली ट्रिगर जो पॉइंट्स है, ये अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल किया तो फिर बच्चे का सीजर्स का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में रह सकती है, बढ़ेगी नहीं। देन मेजर कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी, अभी हम कॉजेस की तरफ जाएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी ये कॉजेस एपिलेप्सी किसी भी वक्त या किसी भी एज ग्रुप के आदमी को हो सकता है। और इसमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर किसी कारणवश आपका ब्रेन का कुछ सर्जरी हुआ है तो ऐसे में आफ्टर ब्रेन सर्जरी किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को ये झटके एपिलेप्सी के आ सकते हैं। देन ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक में भी ऐसा सब हो सकता है। देन ब्रेन इंजरी, किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है, तो फिर आफ्टर सर्जरी पोस्ट ट्रॉमेटिक इसको बोलते हैं, उसमें भी सीजर्स आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देन सीरियस इलनेस, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कुछ इलनेस है तो ऐसे वक्त में भी, न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तो ऐसे वक्त में भी सीजर्स बढ़ सकते हैं। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ब्रेन को किसी कारणवश ऑक्सीजन ठीक से मिला नहीं है तो ऐसे कारण में भी, इस कारण से भी एपिलेप्सी या फिर सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन ब्रेन ट्यूमर और सिस्ट, ब्रेन में कुछ सिस्ट है यानी गठन आ गई है या फिर ट्यूमर है, बड़ा ऐसा ट्यूमर है फोड़े जैसा, तो फिर ऐसा कुछ हुआ तो ब्रेन का ये प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर हो गया ब्रेन में, ट्यूमर है, सिस्ट है, तो इस वजह से भी फिर एपिलेप्टिक सीजर स्टार्ट हो सकते हैं। देन अल्जाइमर और डिमेंशिया, डिमेंशिया अल्जाइमर ये भी अपने ब्रेन सेल्स से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि मेमोरी लॉस होता है और अवेयरनेस का भी थोड़ा सा लॉस होता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा संभावना होती है एपिलेप्टिक सीजर्स आने की। देन न्यूरोलॉजिकल अदर प्रॉब्लम्स, अदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है यानी ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ और प्रॉब्लम्स है उसमें भी संभावना होती है कि एपिलेप्टिक सीजर्स इंडिविजुअल को आते हैं। तो ये सब अभी हमने कॉजेस देखे हैं। हेरिडिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हेरिडिटी में पहले से किसी को है ये ब्रेन डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या एपिलेप्सी प्रॉब्लम, तो 1 और 2% चांसेस होते हैं कि ये जनरेशन में भी किसी को ऐसा हो सकता है। अभी डायग्नोसिस का देखेंगे हम। ब्लड टेस्ट इसमें जरूरी होता है डायग्नोस करने के लिए एपिलेप्सी, तो इसमें साइंस और इन्फेक्शन डिजीजेस करके एक टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट, वो करवा लेनी पड़ती है। देन लिवर एंड किडनी फंक्शन की एक टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट, वो करवानी पड़ती है। देन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये भी डायग्नोसिस के लिए करनी पड़ती है। देन मेजरली सबसे ज्यादा मेजर जो है वो है कि ईईजी करना, बच्चे का ईईजी करवाते हैं। ईईजी में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसमें बच्चे का ब्रेन का सब फंक्शनिंग या अप डाउन या कई क्लॉट्स है या फिर वेवलेंथ, इलेक्ट्रो करंट्स का ये कैसा है, ये सब देखा जाता है। तो ईईजी टेस्ट, फिर सिटी स्कैन टेस्ट करवाते हैं, एमआरआई, पेट स्कैन, ये अगर जरूरत है तो। लेकिन इसेंशियल क्या है, पहले जो ब्लड टेस्ट मैंने बताए वो और ईईजी। अगर ईईजी में कुछ डाउट आया, डॉक्टर को दिखाई दिया कि कुछ क्लॉट है, सिस्ट है या फिर कुछ फंक्शनिंग ठीक से नहीं है, तो वो वेरीफाई करने के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो ही सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन बच्चे का करवाते हैं। अभी इसको ट्रीटेड कैसे, हाउ इज एपिलेप्सी ट्रीटेड, इसका मैनेजमेंट पार्ट आता है वो। इसमें सबसे पहले होता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, बच्चे को उसका उम्र, उसका वेट और फ्रीक्वेंसी कितनी है
क्रॉनिकनेस कितना है एपिलेप्सी का, ये सब देख के उसके डोसेस एडजस्ट किए जाते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स उसको बोलते हैं, तो वो दिए जाते हैं। और जैसे जैसे 6-6 महीने बाद या 8 महीने बाद बच्चे को रेगुलर चेकअप को बुलाते हैं, और जैसा जैसा उसका वेट बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उस हिसाब से डोज भी एडजस्ट करवाते हैं। या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बहुत ज्यादा तो डोज भी बढ़ाना पड़ता है और बीच में ही। तो रेगुलर चेकअप, रेगुलर फॉलोअप और पेरेंट्स का रिपोर्टिंग, कि उसका ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्टिंग डॉक्टर को बताना पड़ता है, न्यूरोलॉजिस्ट